जापान को समझना सच पूछें तो एक पहेली बूझने जैसा है। एक तरफ तो सदियों पुरानी गहरी रिवायतें हैं और दूसरी तरफ एकदम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुल्क इन दो इंतहाओं में तवाज़ुन कैसे रखता है। चलिए आज हम इसी तज़ाद की गहराई में उतरते हैं और जापान की असल रूह को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये मंजर है, सदियों पुराने पुरसकून मंदिर जहां ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। और फिर पलक झपकते ही मंजर एकदम बदल जाता है। हम खुद को दुनिया के सबसे मसरूफ, सबसे तेज रफ्तार शहरों के बीच पाते हैं, जहां जिंदगी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। इस मुल्क की जड़ों में सामराई जंगजुओं की हजारों साल पुरानी शानदार विरासत है, और उनके उसूल वो आज भी कहीं ना कहीं इनके माशरे में जिंदा हैं। और इसी विरासत के बिल्कुल साथ रोबोट्स का मुस्तकबिल बन रहा है। जापान जिद्दत तराजी में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। यही तो वो चीज़ है, यही वो तज़ाद है जो जापान को इतना इतना दिलचस्प बनाता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अच्छा, जापान को चढ़ते सूरज का देश क्यों कहते हैं? इसकी वजह बहुत सादा और जोग्राफियाई है। ये नाम दरअसल चीन से आया है, क्योंकि वहां से देखने पर ऐसा लगता है कि सूरज जापान की सिमत से ही निकल रहा है। बस इतनी सी बात है। देखिए, जापान असल में कोई एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि 6,800 से भी ज़्यादा जज़ीरों का एक मजमुआ है। लेकिन इसकी ज़्यादातर आबादी सिर्फ 4 बड़े जज़ीरों पर रहती है। और इन सब के बीच में है टोक्यो, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर। इसी से अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क कितना बड़ा और अहम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। लेकिन जापान की कहानी सिर्फ जजीरों की नहीं। यहाँ की ज़मीन जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही खतरनाक भी। और इसी चीज़ ने जापानी कौम की सोच को बनाया है। ये सुनकर शायद हैरत हो, लेकिन जापान का 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। और ये सिर्फ एक जोग्राफियाई हकीकत नहीं है। इसी एक बात ने तय किया है कि लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। पूरा माशरा इसी पर बना है। तो जब इतने पहाड़ होंगे तो ज़ाहिर है रहने की जगह कम पड़ जाती है। इसीलिए करोड़ों लोग समंदर के किनारे तंग मैदानों में रहते हैं। और इसी मजबूरी से बने हैं दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा गुंजानाबाद शहर। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा ख़तरा है। जापान रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ सबसे ज़्यादा ज़िलज़िले और आतिशफ़शा हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों के लिए ज़िलज़िलों का आना एक आम सी बात है। लेकिन इस खतरे के साथ जीना कोई जापान से सीखे। उन्होंने इसका हल क्या निकाला? ऐसी इमारतें बनाएं जो ज़लज़ले में झूल तो जाती हैं मगर गिरती नहीं। बचपन से ही हर शहरी को आफात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है और उनका सुनामी वार्निंग सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये असल में खौफ पर इंसानी ज़हानत की जीत है। तो जैसा तज़ाद ज़मीन में है, वैसा ही उनके मुआशरे में भी है। यहाँ की ज़िंदगी नज़्म-ओ-ज़ब्त और हमाहंगी पर चलती है, लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। जापान में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वहाँ काम सिर्फ रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं, ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। लोग अपनी कंपनी और टीम के लिए पूरी तरह वक्फ होते हैं। लेकिन इसी लगन का एक तारीख पहलू भी है। एक लफ्ज़ है कारोशी। उसका मतलब है काम की ज़्यादती से मौत। ये हमें याद दिलाता है कि हर खूबी की एक हद होती है। लेकिन यहाँ एक और हैरानी की बात है। इतने काम के दबाव के बावजूद जापानी लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसका राज है तवाज़न में। उनकी सादा खुराक, पैदल चलने की आदत और एक ख़ास चीज़ है शिनरिन योको, यानी ज़हनी सुकून के लिए जंगल में वक्त गुजारना। यही चीज़ें उन्हें तनाव से बचाती हैं। और अब हम आ गए हैं जापान के सबसे मशहूर तज़ाद पर, इसकी गहरी तारीखी जड़ें और टेक्नोलॉजी में इसके आलमी क़यादत। जापान के जदीद बनने की कहानी नाकाबिले यकीन रफ्तार की कहानी है। सोचिए, सिर्फ एक सदी में ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1868 में मेजी बहाली से सफ़र शुरू हुआ और 1964 आते आते उनकी बुलेट ट्रेन मुस्तकबिल की अलामत बन चुकी थी। और आज जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि इसकी मुआशियत का बड़ा इन्हिसार इल्म और खिदमात पर है, न कि सिर्फ भारी सनत पर। ये इसकी मुसलसल तरक्की की अलामत है।
یہ تصویر جاپان کی پوری روح کو بیان کرتی ہے۔ ایک طرف سامورائی کی وراثت جو آج بھی عزت اور نظم و ضبط کی بنیاد ہے، اور دوسری طرف روبوٹس جو کارکردگی اور جدت کے مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل دونوں ایک ساتھ ایک ہی جگہ۔ تو اتنی تیز رفتار دنیا میں ذہنی سکون کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے ان کی صدیوں پرانی روایات میں، جیسے کہ یہ چائے کی تقریب۔ یہ صرف چائے پینا نہیں ہے، یہ اس بھاگتی دوڑتی زندگی سے ایک وقفہ ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں صرف امن، احترام اور سادگی ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ جاپان کے اس انوکھے توازن سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ٹیبل دکھاتا ہے کہ جاپان کی کامیابی کا راز یا میں نہیں بلکہ اور میں ہے۔ انہوں نے فطرت کے احترام اور زلزلہ پروف عمارتوں کو ایک ساتھ اپنایا، سامورائی کی عزت اور روبوٹس کی کارکردگی کو بھی۔ انہوں نے ماضی کو رد نہیں کیا بلکہ اسے مستقبل کی بنیاد بنایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جاپان کے سامنے آج بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ ان کی آبادی بوڑھی ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے، عالمی معاشی مقابلہ سخت ہے، اور قدرتی آفات کا خطرہ وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کوئی قوم اپنے ماضی کا اتنا احترام کرتے ہوئے مستقبل کی دوڑ میں اتنی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی جاپان کی سب سے بڑی پہیلی ہے، اور شاید اسی پہیلی میں ہی اس کی سب سے بڑی طاقت کا راز بھی چھپا ہے۔